मेरा ध्यान खींचने के लिए सबके सामने मेरी रोल्स रॉयस तोड़ दी। उसे लगा कि पिछली जिंदगी की तरह मैं उसे देखते ही उससे प्यार करने लगूंगा, लेकिन मैंने सीधे उसके हाथ में 10.8 लाख युआन का मुआवजे का बिल थमा दिया। पिछली जिंदगी में लियू रुयान गलती से पानी में गिर गई थी। मैंने बिना कुछ सोचे पानी में छलांग लगाकर उसकी जान बचाई और न जाने कैसे पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठा। मैंने अपना घर, गाड़ियां, सब कुछ उसके नाम कर दिया, यहाँ तक कि कियानई ग्रुप भी उसे सौंप दिया। लेकिन शादी के दूसरे ही महीने उसने मेरी कार के ब्रेक खराब कर दिए, जिससे मैं खाई में गिरकर मर गया। इसके बाद उसने मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया और अपने प्रेमी के साथ ऐश की जिंदगी जीने लगी। अब जब मुझे दोबारा जीवन मिला, मैं अभी सोच ही रहा था कि उससे बदला कैसे लूं, लेकिन वह खुद मेरे सामने आ गई। तभी किसी ने आकर कहा, यंग मास्टर शू, पहली मंजिल की पार्किंग में खड़ी आपकी कार किसी ने तोड़ दी है। हमने उसे पकड़ लिया है। क्या आप नीचे चलकर देखना चाहेंगे? आज मैं रोल्स रॉयस फैंटम लेकर आया था। वैसे भी मेरे घर में ऐसी 300 से ज्यादा गाड़ियां हैं, फिर भी किसी की इतनी हिम्मत की मेरी कार तोड़ दे। नीचे पहुंचा तो देखा सामने लियू रुयान खड़ी थी। कमाल है, इस बार तो वह खुद मेरे पास आ गई। मैंने पूछा, मेरी कार तुमने तोड़ी है? उसने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ मैंने ही तोड़ी है। मैंने कहा, क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता भी है इस कार की कीमत कितनी है? तभी रेस्तरां का मैनेजर घबरा कर बोला, यंग मास्टर शू, इसमें हमारे रेस्तरां की कोई गलती नहीं है। सिक्योरिटी ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी। लियू रुयान बोली, मुझे पता है यह बहुत महंगी कार है और मैं इसकी भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद को तुम्हें सौंप कर इसकी मरम्मत का खर्च चुका सकती हूँ। मैंने ठंडे स्वर में कहा, नुकसान 10 लाख युआन से भी ज्यादा का है। क्या तुम्हें लगता है कि इससे उसकी भरपाई हो जाएगी? उसने मेरा नाम लेकर कहा, शू ल्यूनियन, जरा मेरा चेहरा ध्यान से देखो। उसे पूरा यकीन था कि पिछली जिंदगी की तरह मैं उसे देखते ही उससे प्यार करने लगूंगा, लेकिन मैंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। मेरी नजर में तुम सिर्फ वह लड़की हो जिस पर मेरा 10 लाख से ज्यादा का पैसा बकाया है। तुम्हें सबक सिखाने के अलावा मेरे पास तुम्हारे बारे में सोचने की कोई वजह नहीं है। पास खड़े लोग कहने लगे, ये पागल नहीं, इसका दिमाग ही खराब है। लियू रुयान तुरंत चिल्लाई, चुप रहो, जब लियूनियन मुझे पहचान लेगा तब तुम सब मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगोगे। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, लियूनियन, मुझे ध्यान से देखो, तुम जरूर मुझसे प्यार करोगे। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हमें साथ होना ही था। पता नहीं क्यों जिस दिन हमें पहली बार मिलना था उस दिन तुम आए ही नहीं, इसलिए मुझे खुद तुम्हें ढूंढने आना पड़ा। पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी लियू रुयान पानी में गिर गई। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मैंने उसे बचाया ही नहीं, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। इससे साफ था कि हमारी पहली मुलाकात कोई किस्मत का खेल नहीं थी। मैंने कहा, ये सारी बकवास बातें पुलिस के सामने जाकर कहना, मुझे तुम्हारे शरीर से कोई मुआवजा नहीं चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पहली बात, तुम्हारी इतनी कीमत नहीं है। दूसरी बात, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ मेरे नुकसान की भरपाई चाहिए। मेरी बात सुनते ही आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे, अरे अगर ऐसा है तो मुझे भी जाकर माँ साहब की कार का नंबर पता करना होगा। अब समझ आया, जिस पर दिल आ जाए उसकी महंगी कार पहले तोड़ दो। ये सुनकर जी बोदा का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, लेकिन उसने तुरंत अपने गुस्से पर काबू पा लिया और खुद को शांत दिखाने की कोशिश करने लगा। उधर लियू रुयान घबराकर बोली, अगर तुमने अभी पुलिस बुला ली तो बाद में तुम्हें मुझे पाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्लीज पुलिस मत बुलाओ, मैं तुम्हारे घर चलूंगी, तुम्हारी देखभाल करूंगी और अपनी तनख्वाह से तुम्हारी कार की मरम्मत का खर्च चुका दूंगी, ठीक है? मैंने उसकी बेतुकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि तभी बगल से एक हाथ बढ़ा और मेरे मोबाइल की स्क्रीन ढक दी। मैंने ऊपर देखा तो सामने जी बोदा खड़ा था। मन ही मन मैं हंस पड़ा, आखिर यह कमीना भी आ ही गया। ऊपर से देखने पर भले ही हमारा कोई रिश्ता न हो, लेकिन हम दोनों अच्छी तरह जानते थे कि वह मेरे पिता की नाजायज औलाद था। मेरे पिता की मौत के बाद मैंने सबके विरोध के बावजूद उसी रात उनका अंतिम संस्कार करवा दिया था। जब तक जी बोदा खुद को उनका बेटा बताकर जायदाद में हिस्सा मांगने पहुंचा, तब तक मेरे पिता सिर्फ राख के एक डिब्बे में बदल चुके थे। अब उसके पास यह साबित करने का कोई तरीका नहीं था कि वह मेरे पिता का बेटा है। वह बस बेबस होकर मेरे पिता की सारी संपत्ति मेरे हाथों में जाती देखता रह गया। अगर मेरे पिता ने मरने से पहले उसे काफी फायदे न दिए होते तो वह आज इतनी आराम की जिंदगी भी नहीं जी रहा होता, और मेरी पिछली जिंदगी में जो मौत हुई थी वह भी उसी और लियू रुयान की मिली भगत का नतीजा थी। जी बोदा मुस्कुराते हुए बोला, भैया ऐसा मत कीजिए, बस एक कार ही तो है, आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ये खूबसूरत लड़की रो रो कर बुरा हाल किए हुए है, आपको जरा भी उस पर तरस नहीं आता? मुझे नहीं लगता कि इसने जानबूझकर ऐसा किया है, फिर उसे इतना डराने की क्या जरूरत है? अगर यह बात बाहर फैल गई तो लोग यही कहेंगे कि हमारा शू परिवार किसी को माफ करना नहीं जानता, इससे आपकी बदनामी भी होगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर तुम इस लड़की का साथ देना चाहते हो तो इसकी तरफ से सारा मुआवजा तुम भर दो। जी बोदा तुरंत बोला, भैया मैंने कब कहा कि मैं इसकी तरफ से पैसे दूंगा? मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ कि जहाँ माफ किया जा सकता वहाँ माफ कर देना चाहिए। पिताजी भी तो हमेशा यही कहा करते थे। उसकी बेशर्मी पर मुझे हंसी आ गई। मैंने ठंडे स्वर में कहा, पहली बात, मेरे पिता तुम्हारे पिता नहीं है, इसलिए उन्हें अपना मत कहो। दूसरी बात, मैं इकलौता बेटा हूँ, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। तीसरी बात, अगर आज किसी ने मेरी कार तोड़ दी और मैं उससे मुआवजा भी न लूं तो कल कोई मेरी कोठी तोड़ देगा, फिर
परसों क्या होगा? क्या मैं अपनी कंपनी भी किसी से टुड़वा दूं? जी बोदा बोला, आप इतने अमीर हैं, थोड़ा सा सह लेंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, मैं अमीर हूँ, बीमार नहीं, और वैसे भी तुम्हारे पास भी पैसे हैं। अगर तुम्हें इस पर इतना तरस आ रहा है तो इसकी भरपाई तुम ही कर दो। ये सुनते ही जी बोदा ने तुरंत कहा, ठीक है, शायद मुझे इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। उसकी बात सुनकर लियू रुयान का चेहरा उतर गया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। अब तक आसपास भीड़ और बढ़ चुकी थी। कई लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, कुछ तो लाइव भी कर रहे थे। आखिरकार उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। वह धीरे से मेरी तरफ बढ़ी और विनती भरे स्वर में बोली, ल्यूनियन, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दे सकते हो? उसकी बात सुनकर मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुझे यकीन दिलाने का कोई तरीका है तो अब खुद को साबित करके दिखाओ। लियू रुयान ने राहत की सांस ली और तुरंत बोली, क्या हम अंदर जाकर बात कर सकते हैं? ये एक राज है, इसे किसी दूसरे के सामने नहीं बताया जा सकता। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि वह क्या कहने वाली है, इसलिए मैंने मना नहीं किया, बल्कि जाने के लिए उठ चुके जी बोदा को रोकते हुए कहा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? आओ साथ चलकर तमाशा देखते हैं। वैसे भी तुम्हें तो सबसे ज्यादा यही पसंद है। जैसे ही हम प्राइवेट रूम में दाखिल हुए, लियू रुयान खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत बोल पड़ी, ल्यूनियन, मुझे पता है कि बाहर इतने लोग थे, इसलिए तुम सबके सामने यह मानने में शर्म महसूस कर रहे थे कि तुम मुझे देखते ही मुझसे प्यार कर बैठे हो। अब यहाँ कोई बाहरी नहीं है, तुम्हें अपनी भावनाएं दबाने की जरूरत नहीं है। मुझे ध्यान से देखो, आज मैंने खास तुम्हारी पसंद के कपड़े पहने हैं और वही इत्र लगाया है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। तुमने ही कहा था, लेकिन मेरे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हमारी किस्मत को फिर से जोड़ने का यही एकमात्र तरीका था। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी और कहा, तुमने अभी कहा था कि तुम्हारे पास कोई ऐसा राज्य है जिससे तुम खुद को साबित कर सकती हो, तो क्या तुम्हारा वह राज्य सिर्फ इतना कि तुम मुझे घूरती रहो और इंतजार कर कि मैं तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार करने लगूं? इतना कहकर मैंने पुलिस वालों की तरफ देखा और कहा, ऑफिसर, इसी औरत ने मेरी कार तोड़ी है। मेरा नुकसान 10 लाख युआन से भी ज्यादा का हुआ है। अब यह जानबूझकर पागलों जैसी बातें करके बचने की कोशिश कर रही है। कृपया इसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाइए। पुलिस वाले ने आगे बढ़कर कहा, मैडम, हमारे साथ चलिए। ये सुनते ही लियू रुयान घबरा गई और जल्दी जल्दी बोली, नहीं, मैं मिसेज शू हूँ। सच तो यह है कि मैं समय में सफर करके यहाँ आई हूँ। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं तुम्हारे कारोबार को पहले से भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा दूंगी। 6 साल बाद हम दोनों साथ हों, हमारी शादी हो चुकी हो और हमारा एक बच्चा भी होगा, लेकिन फिर तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम्हें बचाने के लिए ही मैं समय में पीछे लौटी हूँ। मैंने तुम्हारी कार इसलिए तोड़ी क्योंकि पहला, मैं तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी, और दूसरा, यही वही कार है जिसे तुम चला रहे थे और उसी की वजह से तुम्हारी मौत हुई थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, वाह, सच को झूठ और झूठ को सच बनाना तुम्हें अच्छी तरह आता है। मैं भी न जाने क्यों एक पागल औरत पर इतना समय बर्बाद करता रहा। अब साफ सुन लो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सच में पागल हो या पागल बनने का नाटक कर रही हो, लेकिन मेरी कार का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तुम्हें हर हाल में करनी होगी, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहना। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जेल जाने और मुआवजा भरने से बचने के लिए उसने आखिरकार ऐसी कई बातें बतानी शुरू कर दी जिन्हें इस दुनिया में सिर्फ मैं ही जानता था। उसकी बातें सुनकर बगल में खड़ा जी बोदा भी दंग रह गया। उसने हैरानी से कहा, सिर्फ मेरे करीब आने के लिए तुमने मेरे बारे में इतनी जानकारी जुटाई? मेरे इतने गुप्त राज भी तुम्हें पता है? तभी उसने पुलिस वालों की तरफ मुड़कर कहा। पुलिस वालों ने उसकी सारी बातें सुनने के बाद बिना कोई ढिलाई दिखाए कार्रवाई शुरू कर दी। तभी जी बोदा फिर से अच्छा इंसान बनने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ऑफिसर, इस आदमी को भी साथ ले जाइए। ये शुरू से यहीं खड़ा होकर आग में घी डाल रहा था। मुझे शक है कि यह भी इस मामले में शामिल है। मामला 10 लाख युआन से ज्यादा का था, इसलिए पुलिस ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और लियू रुयान और जी बोदा दोनों को पूछताछ के लिए थाने ले गई। जब दोनों अपने बयान दर्ज करवाकर बाहर निकले तब रात के 1 बजे से भी ज्यादा हो चुके थे। सुनसान और ठंडी सड़क पर पहुंचते ही दोनों के बीच बहस छिड़ गई। जी बोदा झुंझलाकर बोला, मैं तो बस इस बेवकूफ औरत का इस्तेमाल करके उसे परखना चाहता था और साथ ही उस आदमी को थोड़ा परेशान करना चाहता था। किसने सोचा था कि शू ल्यूनियन इतना सख्त निकलेगा कि मुझे भी पुलिस स्टेशन पहुंचा देगा। लियू रुयान ने गुस्से में जवाब दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? जी बोदा ने ताना मारते हुए कहा, कार तुमने तोड़ी थी, मैंने नहीं। तुम खुद को बड़ी खूबसूरत लड़की समझती थी, कहती थी कि बस उंगली का एक इशारा करो और शू ल्यूनियन कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे चला आएगा। लेकिन हुआ क्या? उसने तुम्हारी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे तुम्हें पुलिस स्टेशन भिजवा दिया। जिस चेहरे पर तुम्हें इतना घमंड था, उसकी नजर में उसकी कार का शीशा भी उससे ज्यादा कीमती निकला। लियू रुयान बड़बड़ाने लगी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसे तो मुझे देखते ही मुझसे प्यार हो जाना चाहिए था। क्या मेरी आने की तरीका गलत था? पिछली जिंदगी में मैं जानबूझकर पानी में गिरी थी और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाया था। उसी दिन से वह पूरी तरह मेरा दीवाना बन गया था। अगर मैं उससे आसमान के तारे भी मांगती तो वह उन्हें भी लाने की कोशिश करता, लेकिन इस बार सब कुछ अलग क्यों हो गया? जी बोदा ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, रुयान, अब मुझे दोष देने से कुछ नहीं होगा। 10 लाख युआन शू परिवार के लिए शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर तुम सच में बाजी पलटना चाहती हो तो अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है। लियू रुयान ने तुरंत पूछा, कौन सा तरीका? जी बोदा धीमी आवाज में बोला,
उसके साथ ऐसा रिश्ता बना लो कि वह चाह कर भी मुकर न सके। शू यूनियन अंदर से बहुत पारंपरिक बल्कि थोड़ा रूढ़िवादी इंसान है। अगर आज रात तुम किसी तरह उसके बेडरूम तक पहुंच जाओ और उसके साथ कुछ हो जाए, फिर मैं ठीक उसी समय पत्रकारों को लेकर पहुंच जाऊं, तो शू परिवार की इज्जत और अपनी छवि बचाने के लिए उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचेंगे, या तो वह तुमसे शादी करेगा या फिर तुम्हें मुंह मांगी रकम देकर चुप कराएगा। लियू रुयान ने झिझकते हुए कहा, लेकिन अभी तो हम उसके घर के अंदर भी नहीं जा सकते। जी बोदा मुस्कुराया और बोला, तुम तो खुद को उसे सबसे अच्छी तरह जानने वाली बताती थी, फिर उसके घर में घुसने का कोई तरीका भी नहीं जानती। जी बोदा ने कहा, तुम्हें तो उसकी रोल्स रॉयस फैंटम की पार्किंग की जगह तक पूरी तरह पता है, फिर उसके युंडिंग विला की सुरक्षा की कोई कमजोरी या पासवर्ड वगैरह कैसे नहीं पता? लियू रुयान ने तुरंत जवाब दिया, मुझे सब पता है। असल में वह मुझसे कभी सतर्क ही नहीं था। युंडिंग नंबर 1 विला की सुरक्षा सिर्फ पासवर्ड पर है, और यहाँ तक कि तिजोरी का पासवर्ड भी मैंने ही सेट किया था। इस जिंदगी में शूल यूनियन भले बदल गया हो, लेकिन ऐसे अमीर लोगों के घरों की सुरक्षा व्यवस्था की बुनियादी प्रणाली आसानी से नहीं बदली जाती। जी बोदा ने संतोष से कहा, बहुत बढ़िया, जोखिम में ही फायदा है, बस यह काम पूरा हो जाए, कल से तुम शू ग्रुप की मालकिन बन जाओगी। दोनों ने मिलकर पूरी योजना के छोटे बड़े पहलुओं पर बात कर ली, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह सब पहले से ही मेरी उम्मीद के मुताबिक हो रहा था। उसी समय युंडिंग नंबर 1 विला में मैं फर्श से छत तक की कांच की खिड़की के सामने रखे एक सिंगल सोफे पर बैठा था। मेरे हाथ में क्रिमिनल लॉ की किताब थी, जिसे पढ़ते हुए मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान बढ़ती जा रही थी। तभी एक कर्मचारी ने हाथ उठाकर रिपोर्ट दी, सर, जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ है। करीब आधे घंटे पहले जी बोदा और वह लियू नाम की औरत पुलिस स्टेशन के बाहर अलग हो गए। लियू रुयान अब टैक्सी लेकर सीधे विला की तरफ आ, और जी बोदा ने चुपचाप कुछ गॉसिप मीडिया वालों से संपर्क कर लिया है, वे भी इसी तरफ आ रहे हैं। उसने पूछा, सर, क्या हम उन्हें गेट पर ही रोक दें? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आखिरकार आ ही गए। इन दोनों ने निराश नहीं किया, जैसा प्लान था वैसा ही करो। विला के बाहर की पेट्रोलिंग टीम को पीछे वाले पहाड़ पर भेज दो, ताकि मेहमानों के आने में कोई बाधा न हो, और मास्टर बेडरूम का पासवर्ड लॉक और अलार्म सिस्टम फिलहाल बंद कर दो। कर्मचारी ने सिर झुकाकर कहा, जी सर, समझ गया। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। खेल अब शुरू होने वाला था। उधर विला के बाहर पहुंचते ही लियू रुयान ने पासवर्ड डालते हुए सोचा, इस जिंदगी में शूल यूनियन भले बदल गया हो, लेकिन पासवर्ड अब भी मेरा जन्मदिन ही है। इसका मतलब वह अब भी मेरा इंतजार कर रहा है। दरवाजा खुलते ही वह धीरे से बोली, यूनियन 6 नंबर की लड़की आधी रात एक अकेले आदमी के बेडरूम में इतनी आसानी से घुस आई। सुरक्षा व्यवस्था में थोड़ी चूक थी, पासवर्ड बदलना भूल गया था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि कोई इस नंबर को याद रखेगा। मैंने तुरंत कहा, ओल्ड वांग, पुलिस बुलाओ। ये सिर्फ कार तोड़ने का मामला नहीं है, ये बिना इजाजत घर में घुसने और चोरी की कोशिश का मामला है। ऊपर लोग इकट्ठा हो गए और तरह तरह की बातें करने लगे। शूल यूनियन का किसी लड़की के साथ क्या चल रहा है, सबूत भी पूरे नहीं है, क्या ये कोई तमाशा है? भीड़ में किसी ने कहा, क्या जी बोदा हमें सिर्फ शो दिखाने लाया है? जी बोदा ने तुरंत हाथ उठाकर कहा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने ठंडे स्वर में कहा, बिना बुलाए रात में घर में घुसना और लोगों को साथ लाना। लियू रुयान, तुम न सिर्फ कर्ज नहीं चुका रही हो, बल्कि गलत तरीकों से अपना नुकसान निकालने की कोशिश कर रही हो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है कल अखबार में क्या छपेगा? फिर शांत होकर कहा, लियू रुयान, तुम अभी 2 कंपनियों लैनफेंग और चाओयांग के बीच उलझी हो। ये किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ निवेश करना चाहिए। ये सुनकर कोने में बैठा जी बोदा अचानक सतर्क हो गया। मैंने भी हैरानी का नाटक किया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, जी बोदा जल्दी से बोला, लियू रुयान, अगर तुम भरोसा नहीं करती तो छोड़ दो, सिर्फ 1 लाख का मामला है, मैं भर देता हूँ। मुझे कुछ लोगों की दबंगई पसंद नहीं। उसने तुरंत मेरे खाते में 1 लाख युआन ट्रांसफर कर दिए और लियू रुयान को लेकर बाहर जाने लगा। पैसे मिलते ही मुझे उनका नाटक देखने में दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया। लियू रुयान अभी भी हिचकिचा रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा, तो गुस्से से घूर कर बोली, शूल यूनियन, तुम इसका पछतावा करोगे। मैं ही तुम्हारा असली सहारा थी। जब तुम गिरोगे तब मेरे पास आओगे। यह कहकर वह अकड़ते हुए जी बोदा के साथ चली गई और पत्रकार भी तुरंत वहां से चले गए। सबके जाने के बाद ओल्ड वांग ने पूछा, सर, आपने उन्हें ऐसे ही जाने दिया? मैंने शांत होकर कहा, अभी तो शुरुआत है, बड़े शिकार के लिए जाल ढीला रखना पड़ता है। मैं उन्हें सिर्फ जेल तक सीमित नहीं रखूंगा। कुछ समय बाद जी बोदा और लियू रुयान करीब आने लगे। लियू रुयान की सलाह पर जी बोदा ने चाओयांग कंपनी में निवेश किया। हालांकि उसने पूरी पूंजी नहीं लगाई, लेकिन छोटे निवेश से भी उसे अच्छा फायदा मिल गया।